देखिए, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, न्यूरॉन के वैद्युतीय क्रियाओं के मापन को लिखें और वो मापे कैसे जाते हैं, उनके कितने प्रकार हैं, इसकी व्याख्या हमें करनी है। तो आइए और सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूरॉन की जो क्रियाओं का मापन है, ये कितने प्रकार का होता है और कैसे होता है। तंत्रिका कोश में न्यूरॉन की क्रियाओं का वैद्युतीय रसायन आधार होता है। इनका मापन वैसे उपकरणों के सहारे किया जाता है जो वैद्युतीय क्रियाओं के में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि सबसे पहले न्यूरॉन जो है ना, ये जब तक चार्ज नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेगा, या पॉजिटिव चार्ज हो या फिर निगेटिव चार्ज हो, पर ये चार्ज होना चाहिए। अगर ये चार्ज नहीं होता, इसका मतलब न्यूरॉन की जो उम्र है वो ख़त्म हो चुकी है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये चीज़ हो जाता है कि ये चेक करना ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसका मापन कैसे होगा? मापन वैसे होगा जब इसमें वैसे चीज़ों का हम सबसे पहले वैसे उपकरण का इस्तेमाल इसमें करेंगे जो क्रिया विभव यानी पोटेंशियल वगैरह को ये मापते हैं, तभी जाके ये चेक होगा। मस्तिष्क के वैद्युतीय क्रियाओं को रिकॉर्ड करने के लिए निम्न 3 प्रविधियाँ काफ़ी लोकप्रिय है। पहली जो विधि है यह अंतरकोशिकीय तथा बहिर्कोशिकीय इकाई रिकॉर्डिंग यानी इंटरसेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर यूनिट रिकॉर्डिंग। दूसरा है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफिक रिकॉर्डिंग यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफिक रिकॉर्डिंग। और तीसरा है उत्पन्न विभव यानी इवोक्ड पोटेंशियल। और आइए और सबसे पहले हम जो है अंतरकोशिकीय एवं बहिर्कोशिकीय इकाई रिकॉर्डिंग को हम जानते हैं। इस विधि में मस्तिष्क में एक पतला तार जिसके किनारे एक आयोनाइज्ड संवाहित घोल यानी आयोनाइज्ड कंडक्टिंग सॉल्यूशन लगा होता है को प्रवेश कराया जाता है, ताकि इसके किनारे को किसी न्यूरॉन में उसके नज़दीक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जा सके। दूसरे शब्दों में किसी न्यूरॉन की इकाई क्रियाओं को अगल बगल में तटस्थ न्यूरॉन की इकाई क्रियाओं की तुलना में अध्ययन किया जा सके। इस के माध्यम से अंतरकोशिकीय रिकॉर्डिंग तथा बहिर्कोशिकीय रिकॉर्डिंग दोनों ही दिए जाते हैं। अंतरकोशिकीय रिकॉर्डिंग में एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसका छोर बहुत ही पतला यानी 0.001 माइक्रोमीटर होता है न्यूरॉन में रख दिया जाता है। दूसरी तरफ बहिर्कोशिकीय रिकॉर्डिंग में इलेक्ट्रोड के छोर को एक तंत्रिका कोश या कई कोशिकाओं के पास रखकर उसके विभव का रिकॉर्डिंग किया जाता है। प्राप्त रिकॉर्डिंग का विस्तारण किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। इकाई रिकॉर्डिंग प्रविधि से अब पता चलता है कि न्यूरॉन का एक पसंदीदा उद्दीपक तथा पसंदीदा अनुक्रिया पैटर्न होता है। जैसे एक अध्ययन में देखा गया कि चूहों में हिप्पोकैम्पस के न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं ताकि जो सभी सक्रिय होते हैं जब एक पशु खास स्थानिक अवस्थिति में होता है। इस विधि द्वारा ऐसे सामान्य कोशिकाओं की क्रियाओं को विश्लेषित करना संभव हो पाया है जो मिर्गी रोग में उत्पन्न होता है। और फिलहाल अभी 2024 में ही अभी फरवरी या मार्च में अभी एक न्यूज आया था पेपर कटिंग में, शायद आपने पढ़ा हो या फिर नहीं पढ़ा हो। तो वहाँ पे मिर्गी की दवा भी अब संभव है, लेकिन पहले संभव नहीं थी। तो ये कहीं ना कहीं न्यूरॉन्स के चलते ही, और न्यूरॉन्स में जो वैद्युतिक जो क्रियाएं होती हैं उनके चलते ये कहीं ना कहीं संभव हो पाया। लकवा का मारना भी न्यूरॉन्स के में ही गड़बड़ी का रीज़न है। और इसके साथ साथ जो हमारे मस्तिष्क का जो क्षेत्र होता है इसमें भी थोड़ा बहुत नस का दब जाना, या फिर यूँ बोले तो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, और इन्हीं के कारण लकवा भी का भी जो है ऐसा ही स्थिति है। इस रोग में जो मिर्गी है, इस रोग में कोशिकाओं की क्रियाएं एक असामान्य पैटर्न में समक्रमिक हो जाती है, जिसका विश्लेषण करके तथा कोशिका के इस व्यवहार को नियंत्रित करके मिर्गी के बारे में अंतर्ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफिक रिकॉर्डिंग, जिसका जो है इस रिकॉर्डिंग का जो उद्भव है ये 1930 के दशक में हुआ था, हंस बर्गर ने किया था। इस विधि में इलेक्ट्रोड व्यक्ति के खोपड़ी में लगा दिया जाता है और उसके सहारे मस्तिष्क में बनने वाले तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसे तरंगों को इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम कहा जाता है, या फिर इसको हम EEG कह सकते हैं।
इस प्रविधि में, यानी इस प्रविधि से मस्तिष्क में न्यूरॉन्स से होने वाले परिवर्तनों का जो रिकॉर्डिंग किया जाता है वह प्रायः मिली वोल्ट से भी कम होता है। अतः उसे विस्तारित करके एक ओसिलोस्कोप या कागज़ पर रिकॉर्डिंग करके, जिसे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ कहा जाता है, दिखलाया जाता है। ईईजी के सहारे मानव मस्तिष्क से कई तरह के तरंगों का रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे अल्फा तरंग, बीटा तरंग आदि प्रमुख हैं, जिनका विश्लेषण करके मस्तिष्क न्यूरॉन के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके बाद जो है ईईजी के द्वारा रिकॉर्ड किए गए वैद्युतीय क्रियाएं सचमुच में सभी तरह के तंत्रिकीय क्रियाओं जैसे क्रिया विभव तथा क्रमिक विभव यानी ग्रेडेड पोटेंशियल आदि योग का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी इसे शाखिकाओं के क्रमिक विभव का ही मूल रूप से माप समझा जाता है। परिणाम स्वरूप ईईजी हजारों तंत्रिका कोषों के शाखिकाई शाखाओं के योग का प्रतिनिधित्व करता है और इसे मस्तिष्कीय क्रियाओं का एक सामान्य माप ही कहा जाता है। अतः मस्तिष्कीय उत्तेजन स्तर का इसे एक स्थूल सूचक कहा जाता है, क्योंकि इससे किसी एक न्यूरॉन की क्रियाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। किसी भी एक ईईजी पैटर्न में कोई एक न्यूरॉन सक्रिय या निष्क्रिय हो सकता है, इसका पता इस तरह की प्रविधि में बिल्कुल ही मालूम नहीं चलता है। ईईजी पैटर्न की व्याख्या भी कठिन होती है, क्योंकि कुछ तरंग प्रारूप ऐसे होते हैं जो देखने में तो एक समान दिखते हैं, परंतु उनका औसत शास्त्रीय कारण लगभग अलग अलग होते हैं। बेहोशी की लंबी अवधि होने से असमक्रमिक ईईजी पैटर्न प्राप्त होता है, जो बिल्कुल ही उस ईईजी पैटर्न के समान होता है जब लगा हुआ या सतर्क होता है, परंतु जैव रासायनिक रूप से विभिन्न मानसिक स्थिति में होता है। तीसरा है उत्पन्न विभव यानी इवोक्ड पोटेंशियल, और इसे शॉर्ट में हम ईपी कहते हैं। उत्पन्न विभव से तात्पर्य वैद्युतीय पैटर्न के एक ऐसे नियमित पैटर्न से होता है जो उस तंत्रिकीय तंत्र द्वारा उत्पन्न होता है जिसे नियंत्रित उद्दीपक द्वारा उत्पन्न किया जाता है। सचमुच में ईपी में बड़े धीमे तरंगों का एक लघु कतार या पंक्ति होता है, और यह बहुत कुछ ईईजी से मिलते हैं, क्योंकि वे इलेक्ट्रोड के माध्यम से व्यक्ति की खोपड़ी से रिकॉर्ड किए जाते हैं तथा मूलतः शाखिकाई क्रियाओं का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु ईपी का कोई विशेष अवस्था में ही उत्पन्न होता है। जैसे यदि किसी तीव्र रोशनी को व्यक्ति के सामने कुछ मिलीसेकंड जैसे 300 मिलीसेकंड के लिए उपस्थित किया जाए तो कार्टेक्स पर लगाए गए इलेक्ट्रोड के माध्यम से कुछ बड़े मंद तरंग की रिकॉर्डिंग संभवतः होगी, जो दृष्टि कार्टेक्स के क्षेत्र में बिल्कुल ही स्पष्ट होगा। चूँकि ऐसे विभव अपने वास्तविक आकार में काफ़ी भिन्न होते हैं, अतः वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे कई ईपीज को एक साथ लेकर उनका एक औसत ज्ञात कर लिया जाता है, ताकि एक रूपी जो ईपी है यानी इवेक्ट पोटेंशियल के बारे में सही अंदाज़ा लगाया जा सके। अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि ईपी के आकार पर बहुत भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि यह बहुत सारे कारकों से प्रभावित हो सकता है। जैसे पशुओं में गति एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर होता है जिससे ईपी प्रभावित होता है। अक्सर देखा गया है कि ईपी की मात्रा एक दूसरे से स्पष्ट प्रभावित होती है। उपयुक्त विधियों में के अतिरिक्त न्यूरॉन के हल्के वैद्युतीय धारा उत्तेजित करके भी न्यूरो शरीर संरचना शास्त्रियों द्वारा उसके स्वरूप का अध्ययन किया गया है। इस तरह के वैद्युतीय उत्तेजन में एक परिष्कृत विद्युत रोधी तार जिसका छोर विद्युत रोधीहीन होता है मस्तिष्क में पूर्व निश्चित स्थान पर रखा जाता है। इसके बाद करीब करीब निम्न वोल्टेज स्पष्टता अंतर की वैद्युत धारा उस इलेक्ट्रोड द्वारा प्रभावित किया जाता है, ताकि उस छोर के अगल बगल में तंत्रिकीय तंतुओं को उत्तेजित किया जा सके। इस प्रविधि का उपयोग हेस तथा स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूम रहे पशुओं मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड लगाकर उन्हें इस अवस्था में उत्तेजन देकर उनके व्यवहारों का अध्ययन सफलतापूर्वक किया जाता है। मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों के स्वरूप का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि ऐसी परिस्थिति में पशुओं में उत्पन्न व्यवहार उद्दीपक बंधित होते थे तथा ऐसे व्यवहार पशुओं द्वारा तभी किया जाता था जब तक कि उत्तेजन उन्हें मिलता था। तो ये डिपेंड करता है उत्तेजना पे।